आ सके। ये सारे सेशंस जो हो रहे हैं सीरियस सेशंस हैं। तो अब हम शुरू करेंगे एक 15 मिनट के ध्यान से। तो मैं शमशाद मैम का स्वागत करती हूँ कि वो हम सभी को ध्यान कराएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। हम सब चलते हैं ध्यान की यात्रा की ओर। तो सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, पानी वानी पी लें। यदि चश्मे पहने हो तो उतार दें, अपनी हथेलियों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी आती हुई सांस जाती हुई सांस पे ध्यान दें।
Last 1 minute. Last 30 seconds. धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आते जाएं। अपने हाथ पैर की उंगलियों को महसूस करें। हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों के ऊपर लाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे ही आंखें खोल लें और सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ वापस आए। आई लव माई सेल्फ, आई लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सारे मास्टर्स को जो आज इसके ध्यान सत्र में शामिल हुए। थैंक यू शेफाली मैम, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर ध्यान के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं रुचिका जी का स्वागत करना चाहूँगी कि अब वो हमें किताब के अगले हिस्से में लेकर चलें, जो कि हॉर्मोन्स के बारे में है कि कैसे हॉर्मोन्स के तालमेल से चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में। चलिए, आपका बहुत-बहुत स्वागत। आज का साउंड ठीक था क्या म्यूज़िक का? ओके। थैंक यू शेफाली एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, इसकी इम्पोर्टेंस जैसे ना यूनिवर्स मुझे देता जा रहा है। मैं माइंड में मेरे क्वेश्चन था कि मैं तो ध्यान करने वाली ध्यानी, मुझसे ये सब क्यों करवाया जा रहा है। तो कल उसका आंसर भी मुझे दे दिया गया कि वैसा माहौल बनाया जाए ताकि उन्नत चेतनाओं को आमंत्रित किया जाए। तो इसकी जिम्मेदारी को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है फीमेल हार्मोन्स, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत कल शुरुआत कर ली थी कि कैसे एक फीमेल की बॉडी में, महिला के शरीर में रासायनिक तत्वों की क्रिया अंदर चालू हो जाती है, स्त्राव चालू हो जाता है और इन हार्मोन्स का अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इस चीज़ को और भी डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेज रहता है, जैसा कि हमने देखा, प्यूबर्टी का, जब एडोलसेंस पीरियड, जब किशोरावस्था में रहती है कोई एक स्त्री, तो उस टाइम पे जब उसका फर्स्ट मेनार्क स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हमने कल जाना था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से 3 तरह के हार्मोन्स का स्त्राव चालू हो जाता है। पहला था गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, जिसे GnRH भी कहते हैं। दूसरा है FSH, जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा था LH, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं, स्त्राव इनका चालू होता है और ये ब्लड के ज़रिए, यानी खून के ज़रिए अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, जहाँ पे इनका क्या होता है, काम होता है। तो आगे हम और जानेंगे कि अब ये तीनों जो हार्मोन से काम क्या करते हैं। तो जो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, कल हमने जाना था कि जब होती ना मानसिक माहवारी की क्रिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ल्यूटियल फेज
और तीसरा होता है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें जो अंडाशय में जो अंडा होता है, एग होता है, वो प्राइमरी स्टेज से परिपक्व, वो सुप्त रहता है और फिर धीरे धीरे परिपक्व होता है शुरू के 13 दिन में। तो इस एग को मैच्योर होने में जो मदद करता है हार्मोन, उसी को ही बोला जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना, जो कि नाम ही बता रहा है। अब आगे, और यही हार्मोन मदद करता है जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में कल जानी थी, कि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब हमारा ये फॉलिकुलर ग्रेफियन फॉलिकुलर जब ये मैच्योर हो जाता है, इसमें फ्लूइड इतना आ जाता है कि अब ये अंडे को फैलोपियन ट्यूब में इसमें पुश करने में सक्षम हो जाता है, तब ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। एग अब अंडाशय से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और इसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है एफएसएच का, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे इसी में और जानेंगे। अब इसी प्रक्रिया में एक होता है हार्मोन, कल हमने ये भी जाना था, एस्ट्रोजन। It produces estrogen that makes the endometrium to proliferate to receive the fertilized ovum. अब ये क्या होता है, एक नया वर्ड आ रहा है आज, एंडोमेट्रियम। पहले इसके बारे में हम जानेंगे, एंडोमेट्रियम क्या है। जब जो अंडाशय से अंडा निकलता है, एग निकलता है फैलोपियन ट्यूब से, वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस। जब यूट्रस में पहुंचता है तो यूट्रस में चारों तरफ एक खून की ना परत बनती जाती है, ब्लड की, जिसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। क्योंकि ये क्या परत बनती है, ताकि जो एग आ रहा है वहां से, वो वहां पे क्या हो सके, फर्टिलाइज जो एग हो गया वो वहां पे ठहर सके, रुक सके, वहां की परत को मोटा कर देते हैं, तो वो ब्लड की परत होती है। लेकिन जब आगे के जो 14 डेज होते हैं उसमें वो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो ये जो परत होती है वो धीरे धीरे अपने आप ही पतली होती चली जाती है, और मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, परत क्या हो जाती है, बाहर निकल आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो इसको बनाने में जो मददगार होता है वो होता है एस्ट्रोजन। आगे आता है एक और हार्मोन होता है जो होता है प्रोजेस्टेरोन। अब वहाँ पे जब हमने जाना कि जो ये प्रक्रिया चल रही थी 3 फेजेस में, पहला था फॉलिकुलर फेज, दूसरा था ल्यूटियल फेज, जहाँ पे अब इधर अंडाशय से जो ग्रेफियन फॉलिकल ने अंडे को तो बाहर निकाल दिया, जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं अब ये क्या करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में ये उत्पन्न करते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि यहाँ पे एक परत बननी रहती है ब्लड की, जिसे हमने एंडोमेट्रियम जाना, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है प्रोजेस्टेरोन। तो किस तरीके से ये हार्मोन्स अपना अपना रोल निभाते हैं जब मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया चालू होती है। और ये वाला जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हम बाद में आगे भी जानेंगे कि प्लेसेंटा में भी हार्मोन क्या होता है, उत्पन्न होता है। आगे हम जानेंगे प्लेसेंटा को और अच्छे से, कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं कि मेनार्क के समय पे या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय में, एडोलसेंस पीरियड में महिला में कौन कौन से हार्मोन उत्पन्न होते हैं और उनका क्या क्या काम है। आगे अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी। जब अभी तो हमने जाना कि जब एग क्या होता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, निषेचित नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाती है।
लेकिन अब अगर एग क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड हो गया, तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे अलग हार्मोन्स का काम चालू हो जाता है। तो वो बॉडी में कितनी सुंदर प्रक्रिया चल रही होती है कि अपने आप ही वो जिस समय पे जिस रासायनिक तत्व की ज़रूरत है, वो अपना काम खुद ही चालू कर देते हैं। इतनी इंटेलिजेंस होती है हमारी बॉडी। अब वहाँ पे जो पहला हार्मोन उत्पन्न होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आता है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। अब इसका क्या काम है, जब प्रेगनेंसी होती है उसके लिए क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि वो वुमन प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। तो उसमें इस हार्मोन का सबसे बड़ा काम होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी चालू होती है, वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, इस हार्मोन की जो उत्पत्ति है, का प्रोडक्शन जो है, वो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये ब्लड में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए ब्लड टेस्ट किया जाता है और हमें पता चलता है कि वो लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट है। तो एक्चुअल में इस हार्मोन की प्रेजेंस से पता चलता है कि हाँ, प्रेगनेंसी हो स्टार्ट हो गई है। साथ ही जो सिम्टम्स दिखते हैं प्रेग्नेंट लेडी में, वॉमिटिंग होना या मॉर्निंग सिकनेस, ये सब भी इसी हार्मोन का इम्पैक्ट होता है, इसी के प्रभाव के कारण होते हैं। आगे हम जानेंगे कि इस प्रेगनेंसी के दौरान और कौन सा हार्मोन है, कौन सा रासायनिक तत्व है जो अपना रोल अदा करता है। तो दूसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब ये क्या काम करता है, अब ये कहाँ पे उत्पन्न होता है, प्लेसेंटा। सबसे पहले तो जानेंगे प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जैसे कि गर्भाशय, गर्भाशय में अब अंदर जो एग फर्टिलाइज्ड हो गया, एग और गर्भाशय के बीच में, अब उस महिला जो भी वो स्त्री खा रही है, जो भी उसके ब्लड में जो भी तत्व जरूरी हैं, अब उस फर्टिलाइज एग को और ग्रो करने में जो भी ब्लड की ज़रूरत हो, पोषक तत्वों की ज़रूरत हो, वो उस फीमेल बॉडी से उस फर्टिलाइज्ड ओवम में किसके ज़रिए जाती है, जो हम एक रेड रेड देख रहे हैं जैसे नाल भी जुड़ी हुई है, इसी इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब इस प्लेसेंटा में अब कौन सा हार्मोन उत्पन्न होना चालू हो जाता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब इसका काम क्या होता है, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द fetus। ये क्या करता है, जो fetus अंदर बन रहा होता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है इस ये हार्मोन। आगे, इन ऑर्डर टू ब्रेस्ट फीड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द ब्रेस्ट मिल्क ग्लैंड्स। अब जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, उस टाइम पे भी ये जो अंदर ब्रेस्ट की मिल्क जनरेट करने की ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती हैं, उनको भी उत्तेजित करने में मददगार होता है। आगे एक और इस प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन है अपना रोल अदा करता है, वो एस्ट्रोजन। अभी एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एक तो हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन सेक्सुअल प्रक्रिया को क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में मदद करता है। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान वो प्रेगनेंसी स्वस्थ रूप से हो, उसमें भी एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज़ ये भी ओवम में ही उत्पन्न प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी के दौरान। और आगे एक और हार्मोन है जो आता है प्रोजेस्टेरॉन। अब हमने पहले जाना था किशोरावस्था के समय पे, एडोलसेंस पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन क्या काम कर रहा था कि क्योंकि अब उस एग को ठहरने में किसकी चाहिए थी, वो एंडोक्राइन, वो जो वॉल बन जाती है गर्भाशय में जिससे वो एग है वह ठहर पाए, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई करने में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे और भी क्या काम करते हैं, ये वहाँ पे ओवरी में उत्पन्न हो रहा था, अब यहाँ पे बताया जाता है कि ये प्लेसेंटा में भी उत्पन्न होता है।
इट स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन लाइन फॉर फर्टिलाइज्ड एग, जो कि हमने जाना कि ये जो बाहर लेयर बन रही होती है गर्भाशय में, जिससे वो जो ओवम फेटस जो बन रहा है वो वहाँ ठहर सके, उसमें प्लस प्रोजेस्टेरोन का बहुत बड़ा काम होता है। इसी रासायनिक तत्व के जरिए वो प्रक्रिया अपने आप होती है। तो कितनी सारी चीजें हम देख रहे हैं अपने आप हार्मोन के जरिए, सब कुछ प्राकृतिक वे से होता चला जाता है। ये जाना हमें प्रेगनेंसी के टाइम। अब उसके आगे आता है तीसरा पीरियड, जिसको हम कहते हैं लेबर। लेबर यानी कि जब प्रसव पीड़ा चालू हो जाती है महिला में। अब आ गया जन्म देने का काम। तो उस टाइम पे जो हार्मोन की ज़रूरत होती है, अब सबसे पहले एक मैसेंजर, जो उस टाइम पे हार्मोन उत्पन्न होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। अब दर्द यूं ही नहीं उत्पन्न हो जाता है, ये हार्मोन का ही काम होता है मैसेज देने का कि भाई अब समय हो चुका है बच्चे के बाहर आने का। और वो दर्द भी उन हार्मोन्स के प्रभाव से ही उत्पन्न होता है। आगे बोथ बेबी एंड प्लेसेंटा मेक बोथ हार्मोन्स, और जो भी उस समय पे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं वहाँ पे मदर और बेबी दोनों के ही जरिए वो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। और ये सारे हार्मोन्स मदद करते हैं कि कैसे ये जन्म देने की प्रक्रिया बहुत ही स्मूथली, सहज रूप से और सुरक्षित रूप से हो सके। तो देखेंगे कि कितनी सुंदर तरीके से जो ये हार्मोन्स होते हैं इस प्रक्रिया को स्मूथली, सहज रूप से करते हैं। अब क्या होता है, हम हॉस्पिटल्स में अधिकतर देखते हैं कि महिला के शरीर में पहले तो जब डेट दी जाती है, उस दिन उषा मैम शेयर कर रही थी कि किसी को डेट दी जाती है, लेकिन उसके पहले ही वो क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं आर्टिफिशियल वे से कुछ केमिकल्स, ताकि उसमें प्रसव पीड़ा चालू हो सके। तो ये प्रक्रिया से हमें इन हार्मोन से हमें पता चल रहा है कि वो इंजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही, जब वो फेटस क्या होता है तैयार हो जाता है बेबी, तो वो हार्मोन अपने आप दोनों के ज़रिए क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और वो हमें इंडिकेट मैसेज देता है कि हाँ प्रक्रिया, अब प्रसव का समय आ चुका है। आर्टिफिशियल वे से उसको इंजेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इस लेबर के टाइम पे, यानी कि प्रसव पीड़ा के टाइम पे, कौन सा हार्मोन है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है? तो पहला आता है ऑक्सीटोसिन। इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है। अब ये में समझ में आएगा कि क्यों महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये क्या करता है, ये लेवल्स ऑफ ऑक्सीटोसिन बिगिन टू राइज इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। अभी थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। जैसे कि जानते हैं कि जो गर्भावस्था की जो प्रक्रिया होती है गर्भाशय की, ये 9 महीने की होती है। अगर इन 9 महीनों को हम 3-3 महीनों में बांट दें, तो शुरू के 3 महीने क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बीच के 3 महीने क्या हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और लास्ट के 3 महीने क्या हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑक्सीटोसिन का बढ़ना कब चालू होता है, जब थर्ड ट्राइमेस्टर चालू होता है, यानी कि 7वां महीना। जब जैसे ही 7वां महीना चालू होता है तो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाता है शरीर में। अब उसके बाद क्या होता है, और उस जब ये जन्म देने की प्रक्रिया चालू, जब गर्भाशय से गर्भस्थ तैयार हो जाता है, बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है, उस टाइम पे इस हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो और भी ज़्यादा हो जाता है। और क्या काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड और ये क्या करता है, टू मेक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द बेबी। अब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, अब मेन प्रॉब्लम क्या होती है प्रेगनेंसी, उस पे जब प्रक्रिया होती है डिलीवरी की पीरियड, सॉरी, जब
डिलीवरी का समय आता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या होता है परेशानी कि बेबी को पुश करने में मदर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो ये हार्मोन मदद करता है उस बेबी को पुश करने में। तो आगे क्या होता है फॉर इम्पॉर्टेंट contract push the baby out and is also important when needed for breastfeeding। और ये जब ब्रेस्ट फीडिंग जो चालू होती है उसके लिए में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आगे जानेंगे और क्या करता है। साथ ही एक और दिया हुआ पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है, जब उस नाल को कट किया जाता है तो उस समय पे जो ब्लड का लॉस हो रहा होता है तो वो अपने आप ही रुक सके, उसमें भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये ऑक्सीटोसिन। आगे बोल रहे हैं इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तभी अपना काम कितना इम्पोर्टेंट रोल है बेबी को पुश करना, साथ ही उस टाइम पे जो भी प्रक्रिया ज़रूरी होती है उसे जारी रखना, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब होता है मदर को कहा जाता है जैसे बेबी निकलता है मदर को हग करवाया जाता है, जो ट्यूशन हम इस दिन बता रही थी, जब मदर क्या होती है बहुत सेफ महसूस करती है, काम रहती है, कंपोस्ट रहती है, अंदर से उसके अंदर लव फीलिंग होती है, तो ये इसका प्रोडक्शन अपने आप ही होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मदर है उस टाइम पे बड़े अच्छे मानसिक स्तर पे हो। साथ ही strong contraction are induced by oxytocin which help drive the baby through the birth canal, thinning out the opening। अब बर्थ पहले हमने देखा कि 9 महीनों में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन ने उस मोटी परत को बना दिया जिसे हमने एंडोमेट्रियम कहा था। अब उसको क्या करना है, अब मोटी परत तो बनी थी उसे रोकने के लिए, अब उसका पतला होना भी ज़रूरी है। तो इस पतले होने को का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब उसे क्या करता है, उसे पतला करता है ताकि वो बेबी इजीली बाहर पुश हो सके, निकल सके बाहर, साथ ही और बेबी वहाँ से अलग हो सके एंड push the placenta out and control bleeding to the site of placenta after its detachment। आगे और जानेंगे। अब हमने जाना कि पूरी जो डिलीवरी का पीरियड होता है समय में ऑक्सीटोसिन का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो अब हम जानेंगे कि ये इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैम हमें बताती हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो इस हार्मोन का प्रोडक्शन जो होता है वो अपने आप ही उस गर्भस्थ महिला के बॉडी में होना चालू हो जाता है। तो पहला है माइंडफुलनेस, रिमेन काम, कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, कि वो महिला मानसिक स्तर पर थोड़ा शांत हो, साथ ही कॉन्फिडेंट हो। इसमें ना सिर्फ उस महिला का रोल है, साथ ही जो उस टाइम पे जो भी दाई, डोला या मिडवाइफ्स होती हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो वैसा माहौल भी दे सके, ताकि क्योंकि मैंने सुना है तो मेरी मदर ने एक बार शेयर किया था कि जब उनकी डिलीवरी टाइम आती है तो वो जो नर्सेस होती हैं, अरे क्या क्यों चिल्ला रही हो, चुप रहो, ये तो सबको होता है, अधिकतर वो वैसा बिहेव करती है। तो उनका रोल है कि उन्हें मदर को क्या करे, कॉन्फिडेंट फील करवाएं और साथ ही उनको बहुत काम होने में मदद करे। दूसरा है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, मदर के अंदर पहले से ही कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है। साथ ही अगर ज़रूरत हो उसे वार्म वाटर में बैठाया जाए, जैसा कि अगर हमने सपना मैम का जो अनुभव सुना था, अगर किसी ने सुना हो तो उन्होंने कैसे पानी के अंदर अपनी बेबी की डिलीवरी सेल्फी की थी। साथ ही अगर ज़रूरत हो तो उन्हें मसाज दी जाए, उनके निप्पल को स्टिमुलेट किया जाए और उन्हें क्या किया जाए, मदर विजुअलाइज करे कि मैं कैसे बेबी को जन्म दे सकूँ। फीलिंग जैसे ही वो अंदर से अच्छा फील करेगी, वो ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो बढ़ेगा वो अपना काम चालू कर देगा।
तो आगे साथ ही उस टाइम पे ये भी ज़रूरी है, हो सकता है मदर खुद काम नहीं हो पाए, उसके पार्टनर की ज़रूरत पड़ जाए या वहाँ पे किसी फैमिली मेंबर की ज़रूरत हो जो उसे वैसा कंफर्ट दे सके, तो वहाँ उनको अलाउ करना चाहिए। आफ्टर बर्थ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद बेबी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। साथ ही जब बच्चे का जन्म हो जा रहा है तो कैसे बच्चे को माँ से कुछ टाइम के लिए हग करवाया जाए ताकि वो बहुत कंफर्ट फील कर सके और वो प्रक्रिया बहुत ही सहज रूप से हो सके। आगे इस डिलीवरी के पीरियड में और कौन से हार्मोन्स हैं जो अपना काम करते हैं, तो हम जानेंगे बीटा एंडोर्फिन। ये काम क्या करता है? दीज आर पावरफुल नेचुरल ओपिएट्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब अभी हमने जाना था कि क्या होता है दर्द, उसको प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने के लिए बाहर से क्या होता है इंड्यूस किए जाते हैं केमिकल्स। तो ये बीटा एंडोर्फिन्स का काम ही यही है उस टाइम पे क्या करना, पेन को उत्पन्न करना। दीज हार्मोन्स हेल्प द वुमेन टू फील लेस डिस्कम्फर्ट एंड पेन ड्यूरिंग बर्थिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ एंडोर्फिन्स आर इन्हांस्ड बाय ऑल बाय। ये क्या करता है उस टाइम पे जो हाँ, ये काम क्या करता है कि जब उसके अंदर पेन हो रहा हो, तो होता है ना उस टाइम पे जब पीड़ा हो रही हो तो उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, तो ये हार्मोन अपने आप ही उस दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तो बाहर से तो कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बताती हैं मैम कि these hormones are blocked by anxiety and chemical present in some medicine। अब जब बाहर से कोई मेडिसिन दे दी जाती है तो ये अपना काम करना ही बंद कर देता है। साथ ही ये क्या कर देता है, और ये कब कम हो जाता है जब महिला के अंदर एंजाइटी हो जाए, यानी घबराहट पैदा हो जाए या फिर वो स्ट्रेस फील करने लगे। आगे और कौन से हार्मोन्स हैं जो लेबर टाइम पे काम करते हैं? एक आता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, नाम ही बोल रहा है बॉडी, ये करता है जब, क्योंकि अब बेबी को निकलने का टाइम है, अब वहाँ पे उतना स्पेस तो है नहीं, मसल्स को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। कहा जाता है उस टाइम पे बहुत पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा के टाइम पे कैसे रिलैक्स फील कर सके, उसका काम अदा प्ले करता है रिलैक्सिन। तो कितना इम्पोर्टेंट है रिलैक्सिन का रोल, ये भी लास्ट वीक में ही इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन क्या काम करता है इसका, अब ये मेलाटोनिन क्या होता है, हमने जाना था कि डिलीवरी के टाइम पे क्या होना चाहिए, रूम में थोड़ी रोशनी कम होनी चाहिए। अब ये रोशनी कम होने का रीज़न ये है कि ये मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होता ही तब है जब वहाँ का माहौल क्या हो डिलीवरी के टाइम का, कि शांत हो, साथ ही एकदम वहाँ का रोशनी कम हो। तो उस टाइम पे जब महिला रिलैक्स्ड होगी तो वो मेलाटोनिन का क्या होगा, प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगी। और ये अब ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और ऑक्सीटोसिन तो हमने जाना कितना बड़ा काम करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है डिलीवरी के टाइम पे वहाँ की लाइट्स को कम रखना, साथ ही वहाँ के माहौल को शांत रखना। दैट इज़ द रीज़न फॉर इन्हांसिंग नेचुरल बर्थ, ताकि जो प्रक्रिया हो सके वो प्राकृतिक रूप से हो सके। आगे और जानेंगे। एक आता है प्रोलैक्टिन। अब ये कनेक्ट, इसका संबंध होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। ये क्या करता है, जो जैसे ही प्रेगनेंसी का समय आ जाता है उस टाइम पे ही सबसे अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। अब क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत होती है, तो अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करने में मदद करता है ताकि ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो सके। और जैसे ही बेबी उस prolactin increases the breast milk production and ejection as the baby starts sucking as mother's breast।
और आगे हम और जानेंगे। अभी तक तो हमने जाना सारे अच्छे हार्मोन्स किस तरीके से अपना अपना काम करते हैं शरीर में, चाहे वो एडोलसेंस पीरियड रहा हो, चाहे प्रेगनेंसी का पीरियड रहा हो, या फिर लेबर पीरियड रहा हो, यानी कि प्रसव पीड़ा का। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया को धीमा भी कर देते हैं। तो उसमें आता है रोल एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। ये क्या कर देता है, प्रसव क्रिया सॉरी डिलीवरी की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया चल रही होती है उसको धीमा कर देता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालाइन बाय एड्रेनल ग्लैंड। जैसे ही महिला के अंदर अगर उस टाइम पे क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया या फिर एक घबराहट चालू हो जाए, तो अब ऐसे हार्मोन भी उत्पन्न होते हैं जो इस प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। तो कितना ज़रूरी है उस टाइम पे उन्हें शांत रखना। अगर उन्हें डराया जाएगा, चुप रहो, इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, तो अब जो हार्मोन ज़रूरी है वो नहीं उत्पन्न होके ऐसे उत्पन्न होंगे जिनकी जो प्रक्रिया को और धीमा कर देंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है उस तरीके के माहौल को देना। साथ ही जब क्या हो, उनका फ़ियर ऑफ लेबर पेन, अगर उनके अंदर ये लेबर पेन का डर हो, अशांति का माहौल हो, कोई नेगेटिव नकारात्मक कमेंट कर रहा हो, या मदर के साथ क्या हुआ हो, दुर्व्यवहार हुआ हो, ये सारे कारण होते हैं, जिसे बोलते हैं मदर की मानसिक स्थिति का सही नहीं होना, जिसे हम बोल सकते हैं। अगर वो सही नहीं हुई है तो इस तरीके के हार्मोन उत्पन्न होंगे और इस प्रक्रिया को कम कर देंगे। इसमें एक छोटा सा कल का एग्जाम्पल, कल मैं एक वीडियो सुन रही थी, उसमें बताया गया था कि किसी ने पूछा उन डॉक्टर से कि आप बोलते हैं कि हमने जाना कि महिला का क्या होता है, मानसिक स्तर बहुत मतलब अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब मानसिक स्तर होना अच्छा ज़रूरी है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है जहाँ पे युद्ध का माहौल होता है, अब वहाँ तो माहौल सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो उन्हें डॉक्टर ने कहा यही रोल होता है मदर का, क्योंकि बाहर कुछ भी चल रहा हो, हमारे जीवन में सब जगह ऐसा होता है, सब युद्ध का ही नहीं, घरों में भी क्या होता है, कभी कोई लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, लेकिन मदर का काम क्या है, वो अपनी बेबी को बोले सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि जो मदर अंदर मैसेज भेजेगी अपने बेबी को, वो उसे फ़ील कर पाए, जबकि ना कि बाहर जो चल रहा है। तो बहुत बड़ा रोल है मदर का खुद का भी, कि वो ऐसा फ़ील करे कि बाहर जो भी चल रहा है तो बेबी को कहे सब अच्छा है, और खुद भी वो फ़ील करे, ताकि वो प्रक्रिया सहज रूप से हो सके और ऐसे हार्मोन उत्पन्न नहीं हो जिस प्रक्रिया को धीमा कर दे। साथ ही एक और इसी में ही होता है जो कि अब देखो इसमें एक और दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ एड्रेनलाइन ब्लॉक्स द नेचुरल फ्लो ऑफ ऑक्सीटोसिन। अभी हमने जाना तो ऑक्सीटोसिन कितना बड़ा काम करता है। अब इस ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को ही रोक देता है, तो वो प्रक्रिया सहज रूप से हो नहीं पाती है। साथ ही एक कैट कोलेमोइन जो क्या करता है, ये भी प्रसव प्रक्रिया को कम करने में मदद करता है, मतलब कम कर देता है। देयर presence in the mother puts obstacle in the normal natural birthing process by suppressing the product। दोनों ही क्या कर देते हैं, ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो शायद आज मैंने ज़्यादा सा टाइम ले लिया, तो बस यही लास्ट में कहना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है इस माहौल को बनाए रखना। तो आगे ओवर टू यू शिफाली। सॉरी अगर मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया हो तो, क्योंकि टॉपिक ऐसा था जिसे अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के हाँ, उषा मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ रुचिका जी, आपने बहुत अच्छे से हार्मोन्स का रोल एक्सप्लेन किया। सब कुछ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में हार्मोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
इसीलिए उनका रोल समझना, जितना हम समझते हैं उससे भी कहीं और ज़्यादा उनका रोल और उनका एक्टिविटी रहती है। तो कहते हैं इट्स अ कॉकटेल ऑफ हॉर्मोन्स, जो अलग-अलग हार्मोन अलग-अलग समय पे बॉडी अपने आप मदर के अंदर प्रोड्यूस करती है और नॉर्मल रहने के लिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला था कि एक माहौल ऐसा रखना है कि जिसमें हमारा ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो और एड्रेनालिन ना प्रोड्यूस हो। वो चीज़ें जो थी वो सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं जस्ट इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर महिला ध्यान करना सीख लेती है, ध्यान करती है रेगुलरली, तो उस वक़्त आपने जैसे कहा कि मदर को चाहिए कि बाहर की तरफ ध्यान मत दो, अपने अंदर ध्यान दो, अपने बच्चे को फीलिंग्स दो। बिल्कुल सही है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर वो ध्यान करती रहती है। उससे उसकी अपनी स्ट्रेंथ बनेगी। तो ये हम बाहर के माहौल को उतना बदल नहीं सकते। इतनी महिलाएँ बच्चा पैदा कर रही हैं, किस-किस के लिए हम कितने लोगों को समझाएँ कि ऐसी बातें मत करो, जिससे वो डिस्टर्ब हो। लेकिन कम से कम हम महिलाओं को समझा सकते हैं कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कि मेडिटेशन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो। तो ये चीज़ें पॉसिबल होंगी और ये मैसेज हम सबको बिल्कुल देना चाहते हैं कि मदर के लिए एक अच्छा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल नेचुरल बच्चे को पैदा करे। सो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रुचिका जी आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच। गो अहेड। तो माहौल का भी महत्व है, मदर की मेंटल स्टेट का भी महत्व है। जो लोग उसके आसपास हैं, नर्सेज हैं, मिडवाइफ्स हैं, दूल्हास हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका व्यवहार और उनकी समझ, उसका भी रोल है। तो इसी हार्मोन के बारे में जानते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या-क्या चीज़ों का वो स्वयं ध्यान रख सकती है एक गर्भिणी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, क्या मेरी स्लाइड विजिबल है? ओके, ठीक। चलिए, तो क्रिएटिंग कॉन्शियस जनरेशन अहेड। तो जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं लगातार और हर दिन इस बात पे और अधिक जोर आ रहा है कि जो ये 9 महीने गर्भावस्था के होते हैं और इसका मतलब ये भी है गर्भावस्था के पश्चात जो प्रसव पीड़ा है, वो प्रसव की जो प्रक्रिया है, वो जितनी सहजता से होती है, जितना माइंडफुली होती है, जितना सजगता के साथ होती है, उतना जो अगली जनरेशन हमारी खड़ी होगी, उस पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव रहता है। तो क्रिएटिंग कॉन्शियस जनरेशन यानी ये जो 9 माह हैं, इसको कैसे एक भौतिक विकास की ही यात्रा नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक विकास की यात्रा भी है। तो दोनों यात्राएं साथ में चल रही हैं और अगर एक गर्भिणी या एक कपल के प्रेग्नेंट होने से पहले अगर उनको ये बातें पता लग जाए, तो ये पूरे 9 महीने कितना वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, कितना वो अवेयर हो सकते हैं, ज़िम्मेदार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये कोटेशन है सद्गुरु जी का है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अगली जनरेशन को तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
तो ये पूरा संसार कल कैसा होगा, इसका निर्णय आप अभी अपने शरीर में ले रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो कल कैसा होगा इसका निर्णय ये 9 महीने एक गर्भवती कपल कैसे करते हैं, एक गर्भवती महिला कैसे करती है, कैसी उसकी मनस्थिति है, वो क्या-क्या काम कर रही है उस दौरान, ये चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। तो जैसा कि एक-एक जो स्टिम्युलस है ना? एक-एक जो चाहे वो विचारों का स्टिम्युलस हो, कोई वो चीज़ मीडिया देख रही है, कोई टीवी देख रही है, कोई म्यूज़िक सुन रही है, कोई खाना बना रही है, कुछ योग कर रही है, बाहर घूम रही है, क्या क्या खा रही है ना? क्या लगा रही है अपने शरीर में। ये सारे जो स्टिम्युलस उसको मिल रहे हैं, ये एक-एक स्टिम्युलस जो उसको आ रहा है, उससे तय होता है कि उसके अंदर क्या फीलिंग है और उस फीलिंग से उस बेबी में क्या फीलिंग जनरेट हो रही है। तो जितना एक माँ अपनी एक्टिविटीज़ में अपने आप को सक्षम फ़ील करती है कि मैं बढ़िया हूँ, है ना? मैं अच्छे काम करती हूँ और मैं हर क्षण और बेहतर होती चली जा रही हूँ। तो किस प्रकार का खाना है, किस प्रकार के आसन हैं, किस प्रकार की दिनचर्या है, किस प्रकार के विचार हैं, ये एक-एक एक्टिविटी का गर्भस्थ शिशु पे पूरा प्रभाव रहता है। तो इसमें हम पहले तो बात कर लेते हैं थोड़ा-सा न्यूट्रिशन पे। तो गर्भावस्था के दौरान क्योंकि एक और शिशु अंदर तैयार हो रहा है, तो इसलिए जो आहार का प्रकार होगा, वो उस प्रकार का होना चाहिए कि वो दोनों की ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है? तो हम अच्छे से ऐसा आहार ले पाएँ, जिसमें सभी प्रकार के मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, ठीक है? और उसके साथ में हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहे। हमारा जो वाटर इनटेक हो, वो भी संतुलित हो। ऐसा भी ना हो कि हम भूले हुए हैं, पानी ही नहीं पी पा रहे हैं, इतने ज़्यादा अपने थॉट्स में मगन हो गए हैं या अपने वर्क में इतने मगन हो गए हैं कि ये सारी चीज़ें हमसे छूट रही हैं। तो जितना हम अवेयर होते हैं, हमारी बॉडी की नीड को हम तुरंत पहचानें। तो गर्भावस्था में सारे विटामिन्स का इंटेक प्रॉपर हो, विटामिन ए, डी, ई के जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, उनका भी सही मात्रा में इंटेक हो। फैट की मात्रा सही इंटेक हो जिससे कि ये सारे विटामिन्स ईज़िली बॉडी में अब्ज़ॉर्ब या ग्रहण हो पाए। तो आहार ऐसा हो फ्रेशली कुक्ड हो, उसके साथ-साथ में जो भी सीज़नल सब्जियाँ आएँ, सीज़नल फल आएँ, उनका प्रयोग हो और इसके लिए अलग-अलग तरीकों से उसको पकाएँ, जिससे कि अगर हमें एक प्रकार के कुकिंग स्टाइल में वो नहीं जम रहा है, तो हम दूसरे स्टाइल में उसको खा पाएँ। जैसे कि मैं काफ़ी लोगों से यही कहती हूँ कि अगर आप लोग को खाने के लिए ये गाजर या फिर बीटरूट या फिर जो भी उस समय हरी सब्जियाँ आ रही नहीं पसंद आ रहा है, तो आप उनको उबाल के आप उसको आटे में भी गूँथ सकते हैं और उसके पराठे बना सकते हैं, वो शायद अच्छा लगे। तो ऐसे थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए कि हम सोच पाएँ कि वो वही आहार जो हम पहले ले रहे थे, उसको हम और कितने क्रिएटिव तरीके से ले सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से ये सब्जी खाऊँगी, ये सब्जी नहीं खाऊँगी, ये दाल खाऊँगी, ये दाल नहीं खाऊँगी, इसके बजाय हम सभी चीज़ों को खाने की जगह पे आ पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा न्यूट्रिशन बैलेंस हो। हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी बीएमआई, वो भी बैलेंस हो। जो हीमोग्लोबिन है, उसकी मात्रा सही हो। और इसको सही करने के लिए प्रथम चरण है हमारा आहार या हमारा फूड, ठीक है?
फिर खाना कब खा रहे हैं, सो कब रहे हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है कि भई खाना अगर सही समय पे हुआ है, बहुत लेट नाइट हमने अपना आखिरी भोजन नहीं किया है, तो वो खाना सही तरीके से पच पाता है। वो सही तरीके से पचता है तो उसका न्यूट्रिशन फिर अंदर भी पहुँचता है। फिर वैसे ही हम कब सो रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम क्या देख रहे हैं, कौन से सीरियल्स देख रहे हैं, कौन से नेटफ्लिक्स में चल रहा है, मूवीज़ कौन-सी चल रही हैं, डराने वाली मूवीज़ चल रही हैं या ऐसा कुछ देख रहे हैं, जो हमारे विचारों में एक सकारात्मक पक्ष को बूस्ट करे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा किस प्रकार का मीडिया के साथ कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। इसी तरीके से ये भी बात आती है कि हम किस प्रकार के विहार या लाइफ़स्टाइल को रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने योग के अलग-अलग पोस्चर्स दिखाए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अलग-अलग ट्राइमेस्टर में अलग-अलग प्रकार के योगासन कर पाएँ, जिससे कि हमारे शरीर में वो लचीलापन भी हो और साथ में जो मांसपेशियों में जो मज़बूती है, वो भी हो और ये सारी चीज़ें जो हमारे गुड हॉर्मोन्स हैं, इन गुड हॉर्मोन्स को ये और मज़बूत करते हैं। तो जो शरीर में प्राकृतिक प्रोसेस चल रही है, उसको ये सपोर्ट कर पाता है। इसी तरीके से प्रकृति में रहना, पेड़-पौधों के बीच में रहना, ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमको और अंदर से बैलेंस करता है। संगीत, आर्ट, इनका भी यही रोल है कि हम जितना संगीतमय चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उतना हॉर्मोन्स बहुत ब्यूटीफुली फ्लो करते हैं। तो लेखक इस किताब में एक बहुत सुंदर लाइन कह रहे हैं कि जितना जो 9 मंथ्स का पीरियड है, जितना स्मूथ 9 मंथ्स का पीरियड रहता है, उतनी ही स्मूथ नेचुरल बर्थिंग या प्राकृतिक प्रसव होता है। तो बिना अड़चन के अगर हमें प्राकृतिक प्रसव चाहिए, तो उसके पीछे 9 महीने का सफ़र कैसा रहा, यह भी बहुत कुछ बताता है। तो जैसे कि मैम ने अभी कहा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन, अ मदर कैन गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ मेडिटेशन। तो जो ध्यान है, वो एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है, जो हम अपनी अगली जनरेशन को दे सकते हैं। तो ये जो खूबसूरत गिफ्ट है, इसका हम जितना अभ्यास करते हैं, जितना एक कपल मिलके इसको करता है, बात ये नहीं है कि हम कितना उसमें विचार शून्य हो गए। इट्स नॉट अबाउट परफेक्टिंग, इट्स अबाउट डूइंग द प्रोसेस। जितना हम प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उतना ऑटोमैटिकली रिजल्ट भी उस प्रकार का आता जाता है। तो इसी के साथ अभी हम रुकते हैं, जिससे कि अगर किसी कोई आपस में कुछ क्वेश्चंस हमको लेना है तो हम ले सकें। इसी विषय को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं रुकती हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे अभी हमने रुका है क्योंकि 6:15 हमारा टाइम पूरा हो चुका है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे दीपा जी हैं, नम्रता है, शमशाद मैम हैं। तो उषा मैम, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स ले लेते हैं और फिर इन लोगों का एक-एक लाइन में टेक अवे ले लेते हैं। चहाली, आप बहुत सुंदर तरीके से समझाती हैं, बहुत अच्छा लगा। एंड दोनों ने इसके बारे में, टाइम कम है और हम इसमें इतना सारा कवर करना होता है, तो सब नहीं कवर कर सकते, कोई बात नहीं। हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सबको इस के प्रति। और जो आपने ये बताया कि आई रियलाइज यस्टरडे, कल मैं एक तुषार जी को सुन रही थी, ये तुषार की बुक है, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। इज अ डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन। कल उनका इंटरव्यू आ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने एक बात जो आपने अभी बताई इनको, कि द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू अ चाइल्ड
and to the future generations is a meditating mother. माँ अगर थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी मेडिटेशन करती है, वो बेबी उसको फील करता है. एवरीथिंग दैट मदर डज, ऐसा बताया गया, माँ जो करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो फीलिंग्स जो है वो बेबी कैच करता है, और फादर का वो वॉइस कैच करता है, शब्द क्या बोल रहे हैं. तो इट इज मदर हाउ शी फील्स थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी, यानी कंफर्टेबल फील करती है, अच्छा फील करती है, खुश रहती है, मेडिटेशन करती है, ये बेबी ले लेता है. आप सोचिए कि वो बेबी इस चीज के साथ अंदर 90%, 80 to 90% उसकी ग्रोथ अंदर हो जाती है, सब कुछ अंदर हो जाता है. वो चीज लेके इस दुनिया में आएगा और आगे की दुनिया को संवारेगा अपने उस अनुभव से जो उसने पाया अपनी माँ के पेट के अंदर. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है. हम सबको लेके चलना है, और हम यहाँ ऐसे इकट्ठे होते हैं इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं. मे बी हम हर मदर को रीच आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके द्वारा जिस मदर, जो भी आपको प्रेग्नेंट मदर मिले, उसको समझाना शुरू कर दो कि मेडिटेशन करो. भले ही जैसे शेफाली जी ने, भले चुपचाप बैठो, कुछ मत करो, दिमाग आपका इधर उधर जाएगा, माइंड जाएगा, जाने दो, फिर आ जाएगा. एटलीस्ट आप सीखोगे काम डाउन होना, और उससे सब कुछ संवर जाएगा. थैंक यू, गॉड ब्लेस. मैं छोड़ रही हूँ, बाकी लोग कंटिन्यू करें, बिकॉज आई हैव टू सिट एंड डू दी अग्निहोत्र. Okay. Thank you, ma'am. So now I would like to hear one line from all of us. So दीपा जी, आस्था जी है क्या? नम्रता, शमशाद मैम, सरिता जी सभी से अनुरोध है कि वो एक एक लाइन में अपना टेक अवे बताएं. गुड मॉर्निंग, मैं दीपा. आज हार्मोन्स के बारे में मैं हाँ सुना है, उसी को मैं लिख रही थी. हाँ, ये बहुत डेप्थ है, ये मतलब अभी ये शायद इंट्रोडक्शन है, मुझे लगता है ये और भी डेप्थ में होगा, तो अच्छा लगा आज. थैंक यू. बहुत बढ़िया, वंडरफुल, ग्रेट. नम्रता जी. Yeah, hello everyone. Yeah, I mean, the whole hormones concept is like very new to me, like most of the terminologies. I have heard about few earlier, but yeah, so now I know the importance of like being patient and calm throughout the pregnancy. But I have heard from a lot of expecting mothers that a lot of mood swings happen during this period, like few say it's due to the hormone change. I don't know how far it is true, but like even I experienced a couple of times. So yeah, I just wanted to know. Yes, hormone changes cause mood swings in pregnant women. करते हैं, होता है, बिल्कुल हार्मोन का ही तो है सारा इफेक्ट. तो अगर हम समझते हैं, इफ वी नो कि हाँ ये हार्मोन्स के कारण है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. थिंग इज टू एक्सेप्ट कि माइंड, ये फीलिंग चेंज होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन अपने पे डिपेंड. तभी इसीलिए तो मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है कि मूड स्विंग्स होंगे, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स की जरूरत है, उनका थोड़ा इफेक्ट इस तरफ भी होगा, बट यू नीड टू कीप योरसेल्फ calm Yeah. through meditation, है ना? Yes. Got it. Yeah. Thank you. Thanks everyone. ओके. शमशाद मैम, सरिता मैम, आस्था जी, बताइए. मेरा तो यही मानना है कि जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं तो हमारे जो मूड सिंक होंगे या कुछ भी होगा हमारे साथ, उसमें नॉर्मलिटी आती आएगी, विचार बैलेंस होंगे, और फिर हम अच्छी तरह से अपनी प्रेगनेंसी को आगे ले जाएंगे. बस मेरा यही कहना है. यानी सबको मेडिटेशन करना है, हर किसी को, बहुत जरूरी हो गया आज की लाइफ में. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, सरिता मैम. हाँ जी, बहुत सुंदर हार्मोन्स का जो डिस्क्राइब किया है उषा मैम ने, वो बहुत मतलब इवन प्रेगनेंसी के अलावा भी जो
टाइम पीरियड रहता है वो कितना डिस्टर्ब रहता है हार्मोन्स की वजह से, तो मेडिटेशन के थ्रू हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं और हम उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। हम लोग जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अलग अलग एज ग्रुप के हैं, उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि कैसे मेडिटेशन हम लोगों को हेल्प कर रहा है इन सब चीज़ों में। तो बहुत सुंदर उषा मैम, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया हार्मोन्स को, और पूरी बुक मतलब जो एक एक चीज़ को आपने हर चीज़ को पकड़ के डिस्क्राइब किया है, बुक पूरा आपने पूरी वुमेन साइकिल को आपने, इवन प्रेगनेंसी नहीं, पूरी वुमेन साइकिल को ही आपने पूरा अच्छे से इस बुक में ढाल दिया है। थैंक यू उषा मैम। आस्था जी, आप कुछ बताना चाहेंगे एक लाइन में, आपका टेक अवे आज का? ओके, ठीक है, तो अभी हम रुकते हैं, कल हम फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हुए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड सी यू टुमारो। बाय बाय। Thank you. Thank you.